मैं अनिल सर पुनः एक बार करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज हिंदी दिवस की चर्चा करूंगा और जो इस हफ्ते करंट की महत्वपूर्ण बातें हुई हैं उन सब के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपके साथ हिंदी दिवस की चर्चा करता हूं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हालांकि इस दिन को मनाने का निर्णय भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिया था और गांधी जी ने भी सन 1918 में कहा था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा होना चाहिए। इसके लिए बहुत प्रयास हुए, बहुत समय से प्रयास किए हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इससे 2 महीना पहले 14 सितंबर 1949 को हिंदी आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी की मान्यता हुई 14 सितंबर 1949 को, और पहला हिंदी दिवस मनाया गया था 14 सितंबर 1953 को। 14 सितंबर 1953 को। इसके बाद हर साल 10 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो है मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। और इसी दिन एक राजेंद्र सिन्हा है, उनकी जयंती है। ये राजेंद्र सिन्हा जी ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में पैदा हुए थे और इन्होंने हिंदी के विकास के लिए बहुत काम किया था। 14 सितंबर को इनकी भी जयंती है। हालांकि 14 सितंबर की तारीख भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तय की थी कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाए। और भारत की संविधान सभा ने जिसने संविधान का निर्माण किया था 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी थी। संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट में लिखा है कि संघ की भाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। संघ की भाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट में लिखा हुआ है संघ की भाषा होगी हिंदी। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये 2-3 अनुच्छेद काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपके साथ चर्चा कर देता हूँ इसकी। ये बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक लिखना अनुच्छेद 343 और एक लिखना अनुच्छेद 344 और एक लिखना अनुच्छेद 343 और एक लिखना अनुच्छेद 350 और एक लिखना अनुच्छेद 351। ठीक है, 351 50 है। अनुच्छेद 343 में लिखा है संघ की भाषा हिंदी है।
344 में लिखा है राजभाषा के संबंध में आयोग। मैं बता दूं आपको, ये राजभाषा के जो संबंध में आयोग गठित होता है, इसका अधिकार राष्ट्रपति को है। जो हिंदी के लिए राजभाषा का आयोग गठित होता है, इसका अधिकार राष्ट्रपति। अनुच्छेद 345 और इसमें उल्लेख है राजभाषाओं का। और अनुच्छेद 351 में 351 में लिखा है हिंदी भाषा के विकास के लिए ये 4-5 अनुच्छेद हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, बार बार परीक्षाओं में आते हैं। अनुच्छेद 343 फर्स्ट कहता है संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 343 संघ की भाषा का उल्लेख करता है। 344 राजभाषा के संबंध में उल्लेख है। 344 राजभाषा के संबंध में आयोग का उल्लेख करता है। 345 राजभाषा का उल्लेख करता है। 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको बताता हूँ, हिंदी जब भारत का संविधान निर्माण हुआ उस समय संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख था। 14 भाषाएं थी। फिर उसके बाद 15वीं भाषा सिंधी शामिल हुई, 15वीं भाषा। फिर 16, 17, 18 3 भाषाएं शामिल हुई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और फिर लास्ट में 4 भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, 4 भाषाएं शामिल हुई। ये संविधान संशोधनों के द्वारा व्यवस्था की गई। मैं आपको लिखाता हूँ ये सब। अब पहले थोड़ा सा इसमें और 1-2 चीज़ छूट गई है, वो कर लीजिए, ठीक है। तो 14 सितंबर को 1949 को हिंदी को आधिकारिक राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। और पहला जो है पहला हिंदी दिवस मना था। पहली हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। पहला हिंदी दिवस मनाया गया था 14 सितंबर 1953 को पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। तो हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर की तिथि को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और ये पहली बार विश्व हिंदी दिवस 2006 में मनाने का निर्णय लिया गया था। 2006 में मनाने का निर्णय हुआ। तो पहला हिंदी दिवस कब मना? 2006 में। और विश्व हिंदी दिवस मनाया कब जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब दरअसल ये विश्व हिंदी दिवस जो 10 जनवरी को मनाया जाता है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में ही हुआ था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये नागपुर में हुआ था। नागपुर में हुआ था 1975 में। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में 1975 में। हिंदी बहुत महत्वपूर्ण भाषा है और दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। दुनिया में तीसरी सबसे अधिक, नंबर 1 पर सबसे अधिक लोगों के द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। दूसरे स्थान पर मंदारिन, चीन के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है मंदारिन। मंदारिन भाषा में वर्णों का प्रयोग नहीं होता, अंकों का प्रयोग नहीं होता। मंदारिन भाषा में संकेतों का प्रयोग होता है और लमसम इसमें 9000 संकेत हैं, 9000 संकेत होते हैं।
और एक अखबार को पढ़ने के लिए मंदारिन भाषा में कम से कम 3000 संकेत आने चाहिए, तब मंदारिन भाषा में कोई अखबार आप पढ़ सकते हैं। तो विश्व की सबसे कठिन भाषा अगर मैं आपको बताऊं तो मंदारिन भाषा है, विश्व की सबसे कठिन भाषाओं में से एक है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, दुनिया की जो 5 सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं 5, तो पहली जो है आपको पता है ये अंग्रेजी है और ये दुनिया पर राज करती है, अंग्रेजी है। दूसरी मंदारिन है और तीसरी आपको पता है ये आपकी अपनी हिंदी है और चौथी स्पेनिश है और 5वीं अरबी है। ये 5 दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं। और सबसे कठिन अगर पूछी जाए तो ये सबसे कठिन भाषा मंदारिन है और इसमें संकेत होते हैं, ठीक है, इसमें संकेत होते हैं। मैं इसको मिटाता हूं। मंदारिन जो भाषा होती है इसमें संकेत होते हैं, इसमें अंक का इस्तेमाल नहीं होता, इसमें संकेत होते हैं, अंक नहीं बल्कि क्या होते हैं, संकेतों का इस्तेमाल होता है। मतलब वर्णों का इस्तेमाल नहीं होगा, वर्णों का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, संकेतों का प्रयोग होगा। किसमें? मंदारिन में। और अगर आपसे मैं कहूं कि सबसे सरल भाषा कौन सी है विश्व की, तो पपुआ न्यू गिनी में बोली जाती है, वो सबसे सरल भाषा मानी जाती है। और अगर मैं आपसे पूछूं विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, अगर मैं आपसे पूछूं विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा में तमिल की गिनती होती है। ये लमसम 5000 ईसा पूर्व पुरानी है। ये तमिल भाषा जो है, मंदारिन सबसे कठिन भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा तमिल है। एक और बहुत प्राचीन भाषा का उल्लेख आपको मिलेगा, सुमेरियन। दरअसल जैसे भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हड़प्पा सभ्यता का जो अस्तित्व मिला था, वैसे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता ईरान इराक वाले इलाके में मिलती है और उसी के एक भाग में ये सुमेरियन सभ्यता भी है। तो इसमें ये भी 3000 ईसा पूर्व पुरानी भाषा है, सुमेरियाई जो भाषा है। ये सभ्यता, जिस सुमेरियाई जो सभ्यता है उसमें जो भाषा प्रयोग होती थी वो सुमेरियन भाषा थी। और भारत में सबसे प्राचीन भाषा तमिल है। ये भारत में ही नहीं है बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन भाषा है, ठीक है। मैं आगे आपको बताता हूँ। अब कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषाएं कहा जाता है, शास्त्रीय भाषाएं कहा जाता है। तो जो शास्त्रीय भाषाएं हैं इस संख्या में 6 हैं। शास्त्रीय भाषाएं कितनी संख्या में? 6। और सबसे प्राचीन भाषा मैंने आपको बताई तमिल है, दूसरी तेलुगु है, तीसरी कन्नड़ है, चौथी मलयालम है, 5वीं संस्कृत है और 6ठी उड़िया। ये तमिल सबसे पहले 2004 में शामिल हुई थी। जो तमिल भाषा है ये भारत की सबसे प्राचीन ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है और ये पहली शास्त्रीय भाषा है तमिल। ये 6 शास्त्रीय भाषा हैं, 6 शास्त्रीय भाषा। अब मैंने आपसे बोला था कि भारत का जब संविधान का निर्माण हुआ 26 नवंबर 1949 को, जब भारत का संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, तब उसमें 14 भाषाएं थी। मतलब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था
पूरा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। तो इसमें जब ये बना तो इसमें 22 भाग थे और 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। जब ये बना तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। तो जो 8वीं अनुसूची है इसमें भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? इसमें भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है और शुरू में इसमें केवल 14 भाषाएं थी। तो 15वीं जो भाषा है, 15वीं, 14 तो पहले से थी, तो 15वीं जो भाषा है वो सिंधी जोड़ी गई और ये 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई। जो 15वीं भाषा थी वो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई। इसके बाद 16वीं, 17वीं और 18वीं 3 भाषाएं जोड़ी गईं। एक नेपाली, एक मणिपुरी और एक कोंकणी। ये आपको पता है, नेपाली नेपाल में बोली जाती है, ये मणिपुरी मणिपुर में बोली जाती है, कोंकणी कर्नाटक में बोली जाती है कोंकणी। और ये जो भाषाएं हैं 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। ऊपर वाला 21वां संविधान संशोधन 1967 और नीचे ये 3 भाषाएं 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। और तीसरी बार 19, 20, 21 और 22 4 भाषाएं जोड़ी गई। 19, 20, 21 और 22 4 भाषाएं जोड़ी और ये जोड़ी गई थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये बोडो भाषा आसाम में बोली जाती है और डोगरी ये डोगरा वंश के राजाओं के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में ये बोली जाती है। ये मैथिली जो है ये बिहार में बोली जाती है और ये झारखंड में बोली जाती है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषाएं शामिल की गई थी। और ये संविधान संशोधन था 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ये जो 4 भाषाएं शामिल की गई थी ये 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा शामिल की गई थी। ये भाषाओं का इतिहास है। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आगे की बात करता हूं आपके साथ। अब मैं आपको एक सैन्य अभ्यास पढ़ाता हूं जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है और भारत की तरफ से ये काकाडू सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है। भारत की तरफ से इसमें INS सतपुड़ा और P-8I एक गश्ती विमान है। ये अमेरिका की बोइंग कंपनी ने बनाया है और वहाँ से हमने ये ख़रीदा है। ये दोनों यहाँ भाग लेने गए, ठीक है। इसमें दुनिया भर के 14 देशों की नौसेनाएं भाग ले रही हैं काकाडू सैन्य अभ्यास में। तो आप हेडिंग डालिए काकाडू 2022 और ये मनाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में।
ऑस्ट्रेलिया में मनाया जा रहा है, वो सॉरी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहा है, आयोजित हो रहा है। और इसमें दुनिया भर की 14 नौसेनाएं भाग ले रही हैं। दुनिया भर की 14 नौसेनाएं भाग ले रही हैं और इसमें भारत की तरफ से 2, एक INS सतपुड़ा और P8I, ये गश्ती विमान है। P8I ये गश्ती विमान है, P8I ये गश्ती विमान है, ये समुद्री गश्ती विमान है। और गश्त करता है। ये अमेरिका की बोइंग कंपनी ने बनाया है, ये अमेरिका की है। ये भी भाग लेने गया, ये भी भाग लेने गया है। और इसका आदर्श वाक्य है पार्टनरशिप, लीडरशिप और फ्रेंडशिप। इसका आदर्श वाक्य पार्टनरशिप, लीडरशिप और फ्रेंडशिप। इसको कंडक्ट कर रही है रॉयल ऑस्ट्रेलियाई सेना इस अभ्यास को कंडक्ट कर रही है। ठीक है। काकाडू 2022 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहा है। 14 नौसेनाएं भाग ले रही हैं। भारत की तरफ से INS सतपुड़ा और P8I ये भाग ले रहे हैं। आदर्श वाक्य पार्टनरशिप, लीडरशिप और फ्रेंडशिप। इसका जो शुभंकर है, इस सैन्य अभ्यास का जो शुभंकर है वो है फिलफी। फिलफी ये मगरमच्छ है एक। ठीक है। फिलफी क्या है? ये मगरमच्छ है। ये इस जो सैन्य अभ्यास है ये काकाडू ये ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन क्षेत्र में। ठीक है। ये उत्तरी किनारा है ऑस्ट्रेलिया का, उस तरफ हो रहा है ये डार्विन में। और इसकी जो सैन्य अभ्यास है इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। इसकी शुरुआत 1993 में हुई और ये द्विवार्षिक अभ्यास है। मतलब 2 साल में एक बार होता है द्विवार्षिक। इसमें इतना ही है। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें भारत की तरफ से 2 INS सतपुड़ा और P8I भाग ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित हो रहा है। द्विवार्षिक अभ्यास है। 1993 में पहली बार हुआ था ये। और इसका आदर्श वाक्य है पार्टनरशिप, लीडरशिप और फ्रेंडशिप। इसका आदर्श वाक्य है। और इसका जो शुभंकर है वो फिलफी एक मगरमच्छ है। फिलफी एक मगरमच्छ है। भारत की सेना अभी हाल ही में एक और सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। एक और सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसका नाम था पिच ब्लैक। और ये भी हुआ था 2022 में। मैं भी इसकी चर्चा कर देता हूँ।
यहीं पर। और पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर चाहें तो, फिर मैं इसको दोबारा से आपको करवा दूँगा। ये पिचवैक सैन्य अभ्यास भी, ये भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और इससे ऑस्ट्रेलिया की रॉयल एयरफोर्स है, ऑस्ट्रेलिया रॉयल एयरफोर्स के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई रॉयल एयरफोर्स, और ये हुआ था 19 अगस्त से 4 सितंबर के बीच हुआ था। और इसमें भारत की तरफ से 4 सुखोई 30 और 2 C-70 विमान गए थे। ठीक है, भारत की तरफ से 4 सुखोई 30 और ये 2 C-17 विमान गए थे भाग लेने के लिए इस पिचवैक में। ये भी सैन्य अभ्यास हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, ये भी सैन्य अभ्यास हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ये इसमें लमसम 17 देशों की एयरफोर्स ने भाग लिया था। ठीक है, ये वायुसेना का है, एयरफोर्स मतलब वायुसेना का अभ्यास है। पिचवैक किसका है? वायुसेना का अभ्यास है। और काकाडू नौसेना का अभ्यास है, और ये वायुसेना का अभ्यास है। अब हेडिंग डालिए आप, गगनयान। आप गगनयान से पहले आप चाहें तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दरअसल जो ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, उसमें से सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। और इसको आप, मैं ऐसे ही करके बना देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि कहा जाता है। प्यासी भूमि इसलिए कहा जाता है कि इसमें 5 बड़े मरुस्थल हैं। 5 बड़े मरुस्थल कहाँ पर हैं? ऑस्ट्रेलिया में। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि। तो ये हैं, एक है ग्रेट विक्टोरिया, दूसरा सैंडी, तीसरा सिम्पसन, चौथा गिब्सन और 5वां है स्टुअर्ट। ये 5 बड़े मरुस्थल पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। और आप इधर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में तो एक मूंगे की चट्टान है, एक मूंगे की चट्टान है। ये विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है, उसे कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है, इसको कहते हैं ग्रेट बैरियर। और ऑस्ट्रेलिया में एक यहाँ पर्वत श्रेणी भी है जिसे कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसे कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है, उन्हें डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान हैं उन्हें डाउन्स कहते हैं।
अगर आप चाहें तो मैं विश्व के सभी घास के मैदानों की चर्चा यहीं कर दूं। लिख लें आप चाहें तो। जो उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान हैं इन्हें प्रेयरी कहते हैं। जो दक्षिणी अमेरिका में इन्हें पंपास कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका में इन्हें पंपास कहते हैं। जो दक्षिणी अफ्रीका में इन्हें वेल्ड कहते हैं। जो हंगरी में घास के मैदान हैं इन्हें पुस्ताज कहते हैं। हंगरी में जो उन्हें कहते हैं पुस्ताज। थोड़ा लाइट चले जाने की वजह से व्यवधान है, अभी कुछ देर में ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो घास के मैदान है मैंने सारे दुनिया की चर्चा कर दी है आपको। व्यवधान के लिए खेद है, ये बिजली का जाना आना बना रहता है। जो घास के मैदान है ऑस्ट्रेलिया में उन्हें डाउन्स कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में ये प्रेयरी हैं। दक्षिणी अमेरिका में पंपास हैं। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट और इधर हंगरी में पुस्ताज। ठीक है, मैंने ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादातर चीज़ों की चर्चा कर दी आपसे। वैसे आप जानें तो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स इंग्लैंड में हुए थे, बर्मिंघम ने, और अगले जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स जो होंगे, अगले राष्ट्रमंडल, मेरे कहने का मतलब अगले जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे 2026 में, और ये ऑस्ट्रेलिया में होंगे। अगले राष्ट्रमंडल जो खेल हैं वो कहाँ होंगे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फिर आगे बढ़ूं। चलिए मैं आपसे अगली बात की चर्चा करता हूँ। अब हेडिंग डालिए आप गगनयान। भारत सरकार ने योजना बनाई है इसरो के थ्रू। गगनयान हम तो 2023 के अंत में या 2024 के शुरू में भेजने वाले हैं। और ये गगनयान भेजना की योजना जो किसकी है? इसरो की है। और इसको हम 3 चरणों में भेजेंगे। गगनयान को जो हम भेजेंगे वो 3 चरणों में भेजेंगे। जो पहला चरण होगा, प्रथम चरण, ये खाली रहेगा, इसमें हम किसी को भी नहीं भेजेंगे। दूसरे चरण में हम एक महिला रोबोट है, उसका नाम है व्योम मित्र। ठीक है, ये महिला रोबोट है, इसको हम भेजेंगे गगनयान में। और तीसरे चरण में हम अंतरिक्ष यात्रियों, जो अंतरिक्ष यात्री हैं, इनको भेजेंगे। इसकी योजना बन गई है। जो इसरो है, इसरो, इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसरो के 7 केंद्र हैं पूरे देश में। और भारत में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है, भारत में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है, उसके जनक विक्रम साराभाई को माना जाता है। विक्रम साराभाई को माना जाता है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम साराभाई माने जाते हैं अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। अभी वर्तमान में जो इसरो के हेड हैं वो डॉक्टर के सिवान है। ये जो गगनयान का जो पूरा ये खर्चा है, इसकी जो लागत है वो 9,000
करोड़ के आसपास आएगी, 9,000 करोड़ के आसपास आएगी। ठीक है। इसरो की योजना है गगनयान की, गगनयान भेजने की। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। इसके 7 केंद्र हैं और भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं विक्रम साराभाई। वर्तमान में इसके हेड हैं के सिवान। अब एक नई बात की आपके सामने मैं चर्चा करूंगा। दो 2022 में चीतों को लेकर के बहुत चर्चा हुई है और भारत सरकार नामीबिया से 8 चीते लाने की योजना बना रही है। इस योजना को जो मूर्त रूप है कल 17 सितंबर को दिया जाएगा और कल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। नामीबिया के बाद हम दक्षिण अफ्रीका से भी चीता लाने की योजना बना रहे हैं और वहाँ से हम 12 चीते लाएंगे। दरअसल चीते तो पहले भारत में थे और मध्य प्रदेश को चीतों की स्वर्ण स्थली कहा जाता था। 1947 में चीते हमारे यहाँ थे, लेकिन सरगुजा के जो महाराज थे उन्होंने 1948 में लास्ट जो बचे 3 चीते उनका कत्ल कर दिया था और 1952 में भारत से चीते समाप्त घोषित कर दिए गए। अब इन्हें दोबारा भारत में लाने की योजना है, दोबारा बसाने की योजना है। तो जो चीतों से संबंधित बात है, चीता जो है जो बिल्ली परिवार के सदस्य हैं उनमें बिल्ली जो परिवार के सदस्य हैं उनमें सबसे प्राचीन माना जाता, सबसे प्राचीन है और ये ऐसा माना जाता है 50 लाख वर्षों से मौजूद है। ये 50 लाख वर्षों से मौजूद है यहाँ पर। और भारत में जो चीते, भारत में जो चीते थे 3, इनका शिकार जो किया था वो सरगुजा के महाराज थे, उनका नाम था रामानुज प्रताप देव। इन्होंने छत्तीसगढ़ के जंगलों में, छत्तीसगढ़ के जंगलों में 2-3 चीते बचे थे ना, उनका शिकार कर दिया और हमेशा के लिए उन्हें समाप्त कर दिया। कुल मिला के ये घटना है 1948 की, ये घटना है 1948 की। तो 47 में भारत में चीते थे। कुल मिलाकर 1952 में, कुल मिलाकर 1952 में भारत में से चीते समाप्त घोषित कर दिए गए। भारत में से चीते समाप्त घोषित कर दिए गए। अब दोबारा से इनको लाने की कोशिश हो रही है। तो पहले चरण में हम नामीबिया से लाएंगे, पहले चरण में नामीबिया से लाएंगे हम कितने? 8 चीते, ठीक है। और दूसरे चरण में हम लाएंगे दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से लाएंगे हम 12 चीते, दक्षिण अफ्रीका से लाएंगे 12 चीते। और दोनों के दोनों जो चीते आएंगे, सबसे पहले नामीबिया से आएंगे। ये चीते कूनो नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर रखे जाएंगे। इसके लिए व्यवस्थाएं करी गई हैं।
बहुत पहले से ही काम चल रहा है इस पर। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है और ये सारे के सारे चीते ला करके यहीं पर रखे जाएंगे और इन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर मतलब कल 2022 को मोदी जी रहेंगे वहाँ इन चीतों के स्वागत के लिए। अच्छा रहे, ये सब ठीक ठाक हो और चीतों की संख्या बढ़े भारत में। ऐसा माना जाता है कि अगर चीतों की आबादी बढ़ानी है तो कम से कम 500 चीते लाने होंगे। दक्षिण अफ्रीका में हर वर्ष चीतों की संख्या बढ़ती है। सबसे ज़्यादा चीते अफ्रीका में, कई जगह चीते हैं लेकिन दक्षिण अफ्रीका में उनकी आबादी बढ़ती है। अगर मैं आपसे कहूँगा एशियाई चीते, जो एशियाई चीते हैं वो केवल ईरान में बचे हैं। जो एशियाई चीते हैं वो केवल बचे हैं ईरान में, और ईरान में इनकी संख्या बहुत कम है। ज़्यादा 40 से 50 के आसपास संख्या होगी जो ईरान में चीते बचे। चीतों का बड़े पैमाने पर शिकार हुआ, इसलिए शानदार और सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर हमेशा के लिए भारत से लुप्त हो गया। बहुत रफ्तार से दौड़ता था लेकिन इसका शिकार बहुत ज़्यादा हुआ। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, चीते पालने का जो हमारे यहाँ इतिहास रहा है वो मुग़लों से शुरू होता है। मुग़लों ने चीते पालने शुरू किए थे, मुग़लों ने। और मुग़लों में सबसे पहले अकबर के समय चीते पाले गए थे। ऐसा माना जाता है उसके समय लमसम 1000 चीते पाले जाते थे। मैं आपको अकबर के बाद एक बादशाह की चर्चा करूंगा, जहांगीर, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जहांगीर ने, तुझके जहांगीरी। जहांगीर ने एक पुस्तक लिखी थी, जहांगीर ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था तुझके जहांगीरी। और इस पुस्तक में जहांगीर चर्चा करता है कि एक मादा चीता के द्वारा एक शावक को जन्म देने का उल्लेख करता है जहांगीर। जहांगीर एक मादा चीता के द्वारा एक शावक के जन्म का उल्लेख करता है। इसका मतलब ये है कि चीते मुग़लों के समय पाले जाते थे। चीते मुग़लों के समय पाले जाते थे। अकबर के समय भी उल्लेख मिलता है और जहांगीर के समय भी। तो ये चीते दोबारा से भारत में लाए जा रहे हैं। नामीबिया से 8, दक्षिण अफ्रीका से 12 बसाए जाएंगे कूनो नेशनल पार्क में। इस मध्य प्रदेश को जो है, ये जो मध्य प्रदेश है, इसे टाइगर स्टेट कहते हैं। इस मध्य प्रदेश को अगर आपसे कोई चर्चा करे तो इसे क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट कहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में, इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। ये कूनो नेशनल पार्क बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से सजाया है चीतों के स्वागत के लिए, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे की बात करूं। भारत में एक नए पद पर नियुक्ति हुई है, महान्यायवादी, और नए महान्यायवादी बने मुकुल रोहतगी। दरअसल ये के वेणुगोपाल के स्थान पर बनाए गए भारत के नए महान्यायवादी। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है महान्यायवादी। और इस महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है वो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। इस महान्यायवादी पद पर जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है।
तो इसका जो कार्यकाल होता है उसके बारे में लिखा है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये कई बार पूछा गया है कि इसका कार्यकाल क्या होता है, तो इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। इसके बारे में इतना ही है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ये अपने पद पर बना रह सकता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और इस पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 74 में है, 76 में है। महान्यायवादी के पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में है। बहुत महत्वपूर्ण पद है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पद है, बहुत। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई करने का अधिकार महान्यायवादी को होता है और ये अपने कर्तव्य पालन के दौरान भारत के किसी भी न्यायालय में भारत सरकार से संबंधित मुकदमों की पैरवी कर सकता है। तो ये आप कहना चाहो तो ये महान्यायवादी कह सकते हो ये सबसे बड़ा वकील होता है भारत सरकार, सबसे बड़ा वकील होता है भारत सरकार। लेकिन इसकी खास बात यह है कि संसद की बैठक में भाग ले सकता है, ठीक है। संसद की बैठक मतलब संसद के 2 सदन होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो अगर ये चाहे तो लोकसभा की बैठक में भी भाग ले सकता है और ये चाहे तो राज्यसभा की बैठक में भी भाग ले सकता है, और अगर ये चाहे तो संसद की संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है। और इस संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में है। संविधान के अनुच्छेद 108 में किसका प्रावधान है? संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में है। और संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार, इस जो संयुक्त बैठक है, इस संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। तो महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है और अपने कर्तव्य पालन के दौरान भारत के किसी भी न्यायालय में वो सुनवाई कर सकता है। और नए महान्यायवादी की नियुक्ति के रूप में मुकुल रोहतगी की नियुक्ति हुई है, ठीक है। महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, चाहे तो वो किसी भी सदन की में ले सकता है और चाहे तो वो संसद की संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। संयुक्त बैठक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 108 में है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, महान्यायवादी संसद की बैठक में मतदान में हिस्सा नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये मतदान में हिस्सा नहीं ले सकता, मतदान में हिस्सा नहीं ले सकता। ये वो इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं है। धन्यवाद। कल पुनः मैं आपसे मिलता हूँ नई क्लास में।